सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस। गाइज, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के भूगोल से पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन को बताया गया है मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया गया है। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो इसी के साथ हम अपनी क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। यानी फसल चक्रण का मतलब होता है कि अपने खेतों में जब हमें अदल बदल के कोई फसल उगाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फसल चक्रण। यानी कि हमें बताना है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लेते हैं कि आप अपने खेत में लगातार गेहूं की फसल उगा रहे हो, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी ज़मीन की जो भी उपजाऊ मिट्टी है वह बरकरार नहीं रहेगी, यानी वह दिन ब दिन घटता जाएगा। यानी आपकी मिट्टी वह उपजाऊ नहीं रह पाएगा। अगर लगातार आप गेहूं की खेती कर रहे हैं कि अपने खेतों में, तो गेहूं आप पे बढ़िया से नहीं काट सकते हैं, गेहूं की फसल नहीं हो पाएगी। तो इसी क्वेश्चन में हमें बताना है कि हम लोग फसल चक्रण क्यों करते हैं अपने खेतों में। तो आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। यानी कि अगर हमें फसल को अदल बदल के अगर खेतों में उगाते हैं तो उससे हमारे मृदा की जो पोषण स्तर होता है उसको हम लोग बरकरार रख सकते हैं। अगर हमें यदि गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में हरास उत्पन्न होती है। यानी कि अगर हम लगातार गेहूं या कपास या मक्का या आलू को हम लोग अगर लगातार अपने खेतों में उगाएंगे, उससे जो हमारी मिट्टी रहेगी वह उपजाऊ नहीं रह पाएगी। इसे हमें तिलहन दलहन की खेती के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर हम लगातार गेहूं, कपास, मक्का, आलू की लगातार खेती करते हैं तो उससे जो हमारी मृदा रहेगी वो उपजाऊ नहीं रह पाएगी। तो उसको हम लोग फिर उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग उसमें तिलहन और दलहन का खेती करते हैं, जिसकी वजह से इससे नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण होता रहता है। यानी अगर हम खेतों में तिलहन और दलहन की खेती करते हैं तो उससे हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण होता है। यानी हमारे खेतों में जो नाइट्रोजन होता है वह बरकरार बना रहता है। इसलिए फसल चक्रण मृदा संरक्षण में इस प्रकार सहायक है। यानी इसलिए फसल चक्रण हमारे खेतों के लिए अति महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। यानी कि हमें बताना है कि खनिजों के संरक्षण और प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को आंसर से समझते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, खनिज पदार्थ अशुद्ध अवस्था में खदानों से प्राप्त होते हैं। यानी जो भी खनिज पदार्थ हम लोग भूमि से निकालते हैं वह अशुद्ध अवस्था में होता है। अतः अशुद्ध खनिजों का शुद्धिकरण खनिज का प्रबंधन कहलाता है। यानी कि हम लोग जो भी खनिज पदार्थ खदानों से प्राप्त करते हैं, यानी खोद के जमीन से निकालते हैं, वह प्योर शुद्ध नहीं रहता है, उसमें अशुद्धियाँ मिला रहता है। और उसी अशुद्धियों को अगर हम लोग शुद्ध करते हैं तो उससे ही हम लोग खनिज का प्रबंधन कहते हैं। और साथ में हम यह भी जानते हैं कि जो हमारा खनिज पदार्थ है वह सीमित मात्रा में, यानी बहुत कम मात्रा में है। तो अगर हम खनिजों को योजनाबद्ध तरीके से अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं संरक्षण। यानी सीमित खनिज भंडारों का योजनाबद्ध तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग खनिज का संरक्षण कहलाता है। जो भी हमारे खनिज पदार्थ खदानों से प्राप्त होता है वो अशुद्ध अवस्था में होता है। यदि हमें उस खनिजों को अगर शुद्ध करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं खनिज का प्रबंधन। और हम यह भी जानते हैं कि जो खनिज होता है वह सीमित मात्रा में है, और खनिजों को जब हम लोग योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग खनिज का संरक्षण। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। यानी हमें बताना है कि पेट्रोलियम से हम कौन कौन वस्तु का निर्माण करते हैं। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। पेट्रोलियम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है। यानी पेट्रोलियम से बहुत प्रकार की वस्तु का निर्माण होता है। इससे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल की प्राप्ति होती है। यानी पेट्रोलियम से हम लोग केरोसिन, डीजल और पेट्रोल प्राप्त करते हैं। यह अनेक उद्योगों का कच्चा माल भी है। यानी जो पेट्रोलियम होता है वह कई इंडस्ट्री का कच्चा माल भी होता है।
इससे ग्रीस, दवाएं, साबुन, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा इत्यादि भी बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम से ही ग्रीस, दवाइयाँ, साबुन और प्लास्टिक के कृत्रिम रेशा को भी बनाए जाते हैं। और हम साथ में यह भी जानते हैं कि हमारा जो परिवहन यानी जो कि यात्रा करने का जो साधन होता है वह पेट्रोलियम पर ही निर्भर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है वायु परिवहन के प्रमुख विशेषताओं को लिखें। यानी वायु परिवहन जैसे कि हम लोग हेलीकॉप्टर हुआ और हवाई जहाज हुआ, इसका प्रमुख विशेषता क्या है, यानी हमें बताना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। वायु परिवहन के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी वायु परिवहन के ये सब विशेषताएं लिखी हुई है। तो आइए इसमें हमारा पहला विशेषता है हवाई जहाज सीधी रेखा में उड़ान भरते हैं। यानी जो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर होता है वह सीधी रेखा में उड़ता है। इसका दूसरा विशेषता यह है कि यानी जो वायु परिवहन होता है बहुत ही महंगा होता है। इसका तीसरा विशेषता यह है कि इसके द्वारा तीव्रतम यात्रा संभव है। यानी कि हम लोग वायु परिवहन से बहुत जल्दी यात्रा अपना समाप्त कर सकते हैं। यानी कि हम लोग वायु परिवहन के द्वारा बहुत तेज़ी से अपना यात्रा कर लेते हैं। इसका चौथा विशेषता यह है कि यह परिवहन में ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं आती है। यानी जो वायु परिवहन होता है उसमें ट्रैफिक जो जाम होता है उसकी समस्या नहीं आती है। इसका पांचवा विशेषता यह है कि प्राकृतिक आपदा के समय भी यात्रा में कोई रुकावट नहीं होता है। यानी जो प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आ गया या कुछ भी प्राकृतिक आपदा आ गया उससे हमारे जो यात्रा होता है उसमें कोई भी रुकावट नहीं आता है। यही हो गया 5 प्रमुख विशेषताएं वायु परिवहन के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। यानी हमें बताना है कि भारत की जो नदियाँ है वह प्रदूषण किसकी वजह से ज़्यादातर हो रहा है। तो आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण निम्न है। यानी यहाँ पर 2 कारण लिखा हुआ है भारत के नदियों के प्रदूषण का। इसमें हमारा पहला कारण है औद्योगिक के अपशिष्टों का नदियों में गिराया जाना। यानी इंडस्ट्री के जो भी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसको नदी में गिरा देते हैं, उससे हमारा नदी प्रदूषित हो जाता है। इसका दूसरा कारण यह है कि शहरी मल जल या कचरे को नदियों में गिराया जाना। यानी शहर या गांव के जो नाली होते हैं और या कूड़ा कचरा जो होते हैं उसको नदियों में गिराया जाता है, जिसकी वजह से हमारी नदियाँ प्रदूषित हो जाती है। यही इसका 2 प्रमुख कारण है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार की जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।